का फोरम है, ये जो एपीलेट ट्रिब्यूनल का फोरम है, इस फोरम पे जो है वो बड़ा तरीके से लेके चलें चीज़ों को। क्योंकि अगर आप इस फोरम के ऊपर अपने फैक्ट सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप लॉ पॉइंट सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो फिर वो जो आपका केस एक बार ख़राब हो जाए वो फिर आगे भी ख़राब होता है। ये आम केसेस के लिए भी यही जो है वो टिप है कि आप जब निचली अदालत का कोई केस लेते हैं या आपका कोई केस चल रहा है, आप क्लाइंट हैं निचली अदालत में, तो आप कोशिश करें आप अपना बेस्ट दें उसमें, ताकि आपका जो केस की हिस्ट्री है वो ख़राब ना हो। अब जब आपका केस जो है, मिसाल के तौर पे जो टैक्स वाला केस है, ये अपील से होते 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 ये जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि इसके खिलाफ 3 फोरम्स ने फैसला कर दिया है इसके खिलाफ, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा वहां से अपने फेवर में फैसला लेना। क्योंकि अदालतें ये प्रिज्यूम करती हैं कि हमारे से निचली अदालतें बेवकूफ़ तो नहीं हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के फैसला किया है, तो लिहाजा वो बड़ा स्ट्रांगली इसको देखते हैं। अब इसके बनिस्बत अगर निचले फोरम में आपके फेवर में फैसला होया हो, तो अदालत जो है आपके फेवर में व्यू लेगी। वो कहेगी कि 3 फोरम्स ने इसके फेवर में फैसला दिया, तो इसका मतलब बात तो इसकी ठीक होगी। दूसरी साइड पे बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आपकी जो केस हिस्ट्री है वो भी बहुत रेलेवेंट हो जाती है। तो आप जिस भी फोरम में आप जो है वो चैलेंज करें, आप कोशिश करें कि इसको अच्छे से परसू करें। अब हम जो है वो सेक्शंस की तरफ चलते हैं। हमारे पास पहला सेक्शन है 127, अपील टू द कमिश्नर अपील्स। Any person dissatisfied with an order passed by a commissioner or a taxation officer under section 121, 122, 143, 144, 170, 182, 183, 184, so on till 189, ये जो सारे सेक्शंस हैं ना, ये सारे ऑर्डर्स हैं। अब ये ऑर्डर सिर्फ असेसमेंट ऑर्डर नहीं है, इसमें आपके मुख्तलिफ पेनल्टीज या दूसरे ऑर्डर्स भी शामिल हैं। तो ये सारे सेक्शन में जो पेनल्टीज या पावर्स है ना कमिश्नर की, उसके मुताबिक अगर वो ऑर्डर्स देता है तो आप इन सब को चैलेंज कर सकते हैं। और एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 161 होल्डिंग पर्सन टू बी पर्सनली लाइबल टू पे एन अमाउंट ऑफ टैक्स, और order under sub clause F of subsection 3 of section 172 treating a person to be representative of non-resident person, or an order under section 221 refusing to rectify the mistake either in full or in part as claimed by the taxpayer, or an order having the effect of enhancing the assessment or reducing a refund or otherwise increasing the liability of person may prefer an appeal to the commissioner appeals against such order. अब आगे ये कहता है कि नो अपील अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी मेड बाय अ टैक्स पेयर अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट अनलेस द टैक्स पेयर हैज पेड। अब यहाँ पे देखें, बात ये बताता है सेक्शन 127 सबसेक्शन 2, वो ये कहता है कि आपकी जो अपील है तब तक एंटरटेन नहीं होगी जब तक आपने टैक्स की अमाउंट पे की है जो 137(1) के तहत ड्यू है। नंबर 2, आपने उसके ऊपर जो 15% ऑफ द टैक्स असेस था वो आपने एक्स्ट्रा पे करना है एज पेनल्टी। अब आपकी अपील तब तक कमिश्नर अपील एंटरटेन नहीं करता जब तक आपने टैक्स की रकम पे ना करती हो। क्योंकि होता इस तरह से है कि आप टैक्स की रकम पे करते हैं, आप फिर केस करते हैं, तो जब फैसला आपके हक में आ जाता है ना, तो वो पैसे आपको रिफंड हो जाते हैं। लेकिन आप इस तरह से नहीं कर सकते कि आपको अगर किसी ऑर्डर से मसला है आप पैसे देने से इनकार कर दें। तो आप डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते, वरना आप केस भी फाइल नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप पहले जो आपका टैक्स है वो पे करें, फिर उसके ऊपर जो पेनल्टी है वो पे करें, एंड देन यू अप्रोच द ऑनरेबल फोरम फॉर गेटिंग योर रेमेडी। सो दैट्स द प्रॉपर प्रोसीजर। सब क्लॉज 3 कहती है कि एन अपील अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म बी वेरीफाइड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, state precisely the grounds upon which appeal is made, be accompanied and prescribed fee, be lodged with the Commissioner Appeals set out in subsection 5। इसका अपील का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, उसके मुताबिक आपने ड्राफ्ट करनी है, फिर आपने बतानी है ग्राउंड्स
कि जी किन किन ग्राउंड्स की बेस पे जो है वो आप ये रेमेडी क्लेम कर रहे हैं, आप ये फोरम के पास आए हैं। फिर आपने जो है एक, जैसे कोई केस आप किसी कोर्ट में फाइल करें, उसकी कोर्ट फीस होती है। इसी तरह जब आप अपील के फोरम को यूज़ करते हैं तो उसकी भी फीस है। वो फीस अब वेरी करती रहती है। सब क्लॉज 4 में बताया कि अगर आप असेसमेंट के खिलाफ अपील कर रहे हैं तो आपकी फ़ीस या तो 1000 रुपीज़ होगी, या आपके टैक्स का 10%, इनमें से जो भी कम रकम है वो होगी। और अगर आप एक कंपनी है तो आपकी फ़ीस होगी 1000 रुपीज़ अप्लाई करने की, और अगर कंपनी नहीं है तो 200 रुपीज़। अच्छा जी, अपील फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड भी होता है। लिमिटेशन पीरियड से मुराद ये है कि आपको इतने दिन के अंदर अपना अपील फाइल करनी है, वरना वो टाइम बार्ड हो जाएगी। टाइम बार्ड का मतलब ये है कि अगर आप इतने दिनों में अपील फाइल नहीं करते तो फिर कानून ये तसव्वुर करेगा कि आप जो है आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो लिहाजा आप आगे केस फाइल नहीं कर सकते। सो द लिमिटेशन पीरियड फॉर कमिश्नर अपील्स इज 30 डेज। आपने 30 डेज के अंदर आपने अपील फाइल करनी है बिफोर द कमिश्नर अपील्स, where the appeal relates to assessment or penalty. The date of service of notice of demand relating to said assessment or penalty shall be referred to, or in any other case, date on which order to be appealed is against is served. अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अपील का वो जो 30 दिन का टाइम है वो कब से गिनना स्टार्ट करना है। वो तब से गिनना स्टार्ट होगा जिस दिन से आपको नोटिस आया है, या जिस दिन आपको जो है वो ऑर्डर जो है वो आपको दिया गया है। अब दो तरीक़ेकार हो सकते हैं, या तो आपको असेसमेंट ऑर्डर दिया जाए या आपको नोटिस दिया जाए कि आप इसको रिस्पॉन्ड करें। तो जो भी वो डेट होगी उससे आपने 30 दिन कैलकुलेट करने हैं, और उसके अंदर अंदर आपने जो है वो अप्रोच करना है कमिश्नर अपील्स को। कमिश्नर अपील में अपॉन एप्लीकेशन इन राइटिंग बाय द appellant admit an appeal after expiration of period if commissioner is satisfied that appellant was prevented by sufficient cause। अब आप देखें कि इसमें कमिश्नर अपील का ये सवाबदीदी इख्तियार है कि आपके लिमिटेशन पीरियड के बाद भी वो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन तभी एक्सेप्ट करेगा जब उसे लगे कि डिले आपकी वजह से नहीं हुआ, कोई और मसला था जिसकी वजह से डिले हुआ। मिसाल के तौर पे आप बीमार पड़ गए तो आप जो है उसको परसू नहीं कर पाए, या और इस तरह के कोई मामला जिसमें आपका कोई कसूर नहीं है, तो उसको देखते हुए वो आपको जो है आफ्टर लिमिटेशन पीरियड भी अलाउ कर सकता है। अब जो अगला सेक्शन है वो डील करता है प्रोसीजर इन अपील। सेक्शन 128 सब सेक्शन 1, द कमिश्नर शैल गिव नोटिस ऑफ द डे फिक्स्ड फॉर द हियरिंग ऑफ द अपील टू द appellant एंड कमिश्नर अगेंस्ट whose order the appeal has been made. The commissioner may adjourn the hearing of appeal from time to time। अब पहले तो क्या होगा, आपको नोटिस दिया जाएगा दोनों पार्टीज को, अपेलांट को भी कमिश्नर को भी, कि जिस दिन आपका केस फिक्स्ड है, और आपकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो एडजर्न भी हो सकती है। सब क्लॉज 3 कहता है कि कमिश्नर चाहे तो एपेलांट को इजाज़त दे सकता है कोई नई ग्राउंड ऑफ अपील ऐड करने के लिए, अगर वो पहले ऐड नहीं हुई। अगर उसे सेटिस्फाई किया जाए कि उसे ऐड ना किया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा और वो अपील का फ़ायदा नहीं होगा। मैं पहले यही एडवाइस करूँगा कि जो जब भी आप अपील में जाएं, चाहे आप क्लाइंट हैं चाहे वकील हैं, आप ड्राफ्ट कर रहे हैं, कोशिश करें कि आपका जो मेमोरेंडम ऑफ अपील होता है उसके अंदर आप सारी ग्राउंड्स ऑफ अपील मेंशन करें। ऐसे ना हो कि आपसे कोई मेजर ग्राउंड मिस हो जाए और वो फिर आप कमिश्नर को एप्लीकेशन देते फिरें कि ये जो ग्राउंड है इसको भी ऐड करें। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, पहले ही जो आपकी रीजंस हैं आपने उसको मेंशन करना है। फिर सब क्लॉज 4 कहती है the commissioner appeals may, before disposing of an appeal, call for such particulars as may require respecting the matters arising in appeal or case further inquiry to be made by the commissioner। अब कमिश्नर के पास ये भी पावर है कि जो कि वो पर्टिकुलर्स कुछ और मंगवा सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है अगर उसने कुछ चीज़ चेक करनी है, कुछ वेरीफाई करना है। तो ये उसका सवाबदीदी इख्तियार। The Commissioner shall not admit any documentary material or evidence which was not produced before the Commissioner unless Commissioner appeals is satisfied that appellant was prevented by sufficient cause।
अब ये जो सेक्शन है ना, ये कहता है कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या मटेरियल आपने कमिश्नर को नहीं ना पेश किया, तो वो आप कमिश्नर अपील्स को भी नहीं पेश कर सकते। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है। वो रीज़न ये है कि अगर कमिश्नर के पास आपने ये एविडेंस नहीं शो किया, तो ये आपकी मेलाफाइड शो करती है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, आपने फिर भी जो है वो उसको अवेल नहीं किया, आपने एविडेंस नहीं शो किया। सो अपील फीस इज 5K एंड 2.5K एज पर ITO 3624। जी जमीलुद्दीन साहब, ये जो है ना फीस, इसकी चेंज होती रहती है। अब जो आपने अपडेटेड फीस बताई है वो वैसे ही होगी। एक्ट चूंकि अमेंड होता है, फाइनेंस एक्ट्स आते हैं, तो ये जो फीस है ना, ये आपको जब आपने फाइल करनी हो अपील, तो ये आपने तब चेक ज़रूर करना है कि फ़ीस अब बढ़ तो नहीं गई। थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। जी ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ा रहा हूँ शायान साहब। ये आपके साथ स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी। अच्छा जी, अब जो मैं एविडेंस की बात कर रहा था वो ये थी कि अगर आपने एविडेंस कमिश्नर के सामने प्रेजेंट नहीं किया एट द टाइम व्हेन नोटिस वाज बीइंग सर्व टू यू, सो यू कैन नॉट प्रेजेंट एनी डॉक्यूमेंट्री मटेरियल और एविडेंस बिफोर कमिश्नर अपील्स एज वेल, जब तक कि वो उसे एडमिट ना करे। ये सारा हमारा प्रोसीजर इन अपील्स। आगे आ जाता है सेक्शन 129 डिसीजन इन अपील। अब अपील में ये सारा प्रोसीजर फॉलो हुआ, तारीखें तय हुई, एविडेंस लिया गया, फिर आगे डिसीजन आ गया। इन डिस्पोजिंग ऑफ एन अपील लॉज्ड अंडर 127, कमिश्नर में इन केस ऑफ एन अपील अगेंस्ट असेसमेंट ऑर्डर मेक द ऑर्डर टू सेट असाइड असेसमेंट ऑर्डर, डायरेक्ट द कमिश्नर टू मेक न्यू असेसमेंट ऑर्डर, और मेक एन ऑर्डर टू कंफर्म मॉडिफाई और annul द असेसमेंट ऑर्डर। सो तीन पावर्स हैं, बल्कि चार। कमिश्नर अपील के पास चार पावर्स हैं अगर असेसमेंट ऑर्डर्स तक की, अगर कोई असेसमेंट ऑर्डर चैलेंज हुआ है। पहली पावर है, ही कैन एनल द असेसमेंट ऑर्डर, उसके नल एंड वॉइड कर सकते हैं। नंबर टू, he can modify the assessment order. Number three, he can ask the commissioner to issue a new assessment order. Number four, he can confirm the assessment order. तो ये चार पावर्स हैं, आपने याद रखना है, जो कि कमिश्नर अपील एक्सरसाइज करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 129 सब सेक्शन 1A। तो अच्छा, अब जो बी से क्लॉज कहती है, वो कहती है कि इन एनी अदर केस मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट। सो बड़ी एक डिस्क्रेशनरी पावर दी गई है कमिश्नर अपील को, कि अगर कोई और ऑर्डर होता है, तो वो जो है वो कमिश्नर अपील कोई भी फैसला कर सकता है जो उसे ठीक लगता है एज पर दी लॉ। द कमिश्नर अपील shall not increase the amount of any assessment order or decrease the amount of refund unless appellant has given reasonable opportunity of showing cause against such increase or decrease। अब यहाँ पे देखें, एपिलांट को फिर सिक्योर किया गया, जो विक्टिम है उसको फिर सिक्योर किया गया। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका कोई असेसमेंट ऑर्डर है और वो उसको इंक्रीज करना चाह रहा है, तो उसके लिए आपको पहले नोटिस देगा और आपसे शो कॉज करेगा कि बताएं हम इसको इंक्रीज क्यों ना करें। तो लिहाजा आप जब ये केस लेके जाएंगे कमिश्नर अपील के पास, तो आपका जो है चांसेस हैं कि असेसमेंट ऑर्डर कम हो जाए, जो आपका बना है लाइबिलिटी, या चेंज हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि जो फोरम है उसका रुझान होगा कि आपको रिलीफ दिया जाए। ये ज़्यादा सिर्फ उस सूरत में हो सकती है जब वाकई आपकी जो लाइबिलिटी है वो ज़्यादा बनती है, और उस केस में भी वो आपको पहले नोटिस सर्व करेंगे, शो कॉज नोटिस, और फिर आपसे पूछेंगे कि जी अब आप बताएं कि आपकी लाइबिलिटी बनती है कि नहीं बनती। सो दैट्स हाउ द प्रोसीजर गोज़। अब सब क्लॉज 3 जो कहती है, वेयर एज द रिजल्ट ऑफ एन अपील एनी चेंज इज मेड इन असेसमेंट ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ persons or a new assessment of an association of persons is ordered to be made, the Commissioner Appeals may authorize the Commissioner to amend accordingly any assessment order made on a member of the association, and the time limit in subsection 2 of 122 shall not apply। अच्छा, अब जब असेसमेंट को अमेंड करना होता है ना, तो कमिश्नर के लिए भी एक टाइम लिमिट है, उसे इस टाइम के अंदर जो है असेसमेंट ऑर्डर को अमेंड करना होता है। वो जो टाइम लिमिट है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के लिए वो नहीं चलेगी। दूसरा,
जब भी ऑर्डर अमेंड होना है तो आपका जो कमिश्नर अपील है या जो अथॉरिटी है वो डायरेक्टिंग ऑर्डर पास करता है उस कमिश्नर को जिसके पास ये इख्तियार है या जिसने असेसमेंट ऑर्डर आपका जारी किया था। सो आपने ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि कमिश्नर अपील खुद ऑर्डर नहीं जारी करता, वो डायरेक्शन देता है कि आप ये ऑर्डर जारी करें। और सब क्लॉज 4 कहती है कि एज सून एज प्रैक्टिकल आफ्टर डिसाइडिंग एन अपील द कमिश्नर शेल सर्व इज ऑर्डर टू द एपेलेंट एंड द कमिश्नर। अब जो फैसला आ गया तो जो कॉपी है ऑर्डर की वो एपेलेंट को भी जाएगी और कमिश्नर को भी जाएगी कि जो एग्रीव्ड था। और यहाँ पे कोशिश की गई है कि क्विक रिलीफ दिया जाए, तो लिहाजा जो लिमिटेशन है फॉर मेकिंग अ डिसीजन इट इज़ 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर कमिश्नर अपील को ऑर्डर देना है अगेंस्ट द अपील। आगे हम चलें तो कमिश्नर अपील का फोरम हमारा अभी कंप्लीट हो गया। हमने इसमें देखा कि कमिश्नर अपील के पास जाने का क्या तरीक़ाकार है, किन किन ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ अपील हो सकती है। उसके बाद हमने देखा कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, फीस कितनी होती है। फिर हमने देखा कि प्रोसीडिंग्स किस तरह होती हैं। फिर हमने देखा डिसीजन कैसे आता है। ये तो सारा प्रोसीजर था रिगार्डिंग कमिश्नर अपील्स। अब जो अगला हमारा फोरम है वो है एपेलेट ट्रिब्यूनल। एपेलेट ट्रिब्यूनल के सर्टेन मेंबर्स होते हैं। दो किस्म के मेंबर्स हैं, एक होता है जुडिशल मेंबर, एक होता है अकाउंटेंट मेंबर। जो जुडिशल मेंबर है वो कोई रिटायर्ड जज हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है, कोई वकील हो सकता है। जो अकाउंटेंट मेंबर है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं। अब हम इसको देखते हैं। सेक्शन 130 सब क्लॉज 1, देयर शैल बी established an appellate tribunal to exercise the functions conferred on by the tribunal by this ordinance. Number 2, the appellate tribunal shall consist of a chairperson and such other judicial and accountant members as appointed by the federal government having regard to the needs of the tribunal. नंबर 3, अ पर्सन में बी अपॉइंटेड एज जुडिशियल मेंबर। अब ये उसकी क्वालिफिकेशंस लिखी हैं कि कौन सा बंदा जो है वो जुडिशियल मेंबर बन सकता है। नंबर 1, या तो उसने डिस्ट्रिक्ट जज की पावर्स एक्सरसाइज की हों। नंबर 2, या वो हाई कोर्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हो एंड इज क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट। ये दो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 4, a person may be appointed as accountant member if appellate tribunal if the person is an officer of income tax group equivalent in rank of a regional commissioner। अगर एक बंदा रीजनल कमिश्नर है और इनकम टैक्स ग्रुप से है तो भी वो अकाउंटेंट मेंबर लग सकता है। और चेयरमैन ऑफ द ट्रिब्यूनल जो है वो अमूमी तौर पे जुडिशियल मेंबर ही होता है। एपेलेट ट्रिब्यूनल की जो पावर्स हैं वो बेंचेस की फॉर्म में एक्सरसाइज होती हैं। डिफरेंट जो मेंबर्स हैं उनका बेंच बनता है और वो डिफरेंट जगह उनकी सिटिंग्स होती हैं और वहाँ पे वो केसेस डिसाइड करते हैं। सो बेसिकली इट इज़ अ मोर ऑफ अ क्वासाई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जिस तरह हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती हैं वैसे ही इधर भी जो है वो प्रोसीडिंग्स होती हैं। हमने बस जो उधर हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट्स में जजेस होते हैं इधर उन लोगों का नाम मेंबर्स है, लेकिन प्रोसीडिंग्स वैसे ही चलती हैं, वैसे ही लॉ फॉलो करता है, वैसे ही जो प्रिंसिपल्स ऑफ सीपीसी हैं क्यूएसओ हैं वो सारी चीज़ें आपकी एज इट इज़ फॉलो होती हैं। अब आगे इन्होंने बताया हुआ कि जी बेंचेस में कौन लोग बैठेंगे, उनका चेयरमैन कौन होगा, इतने लोगों का जो है वो बेंच बनेगा। फिर अगर अगर जब बेंचेस में 3 लोग हैं तो उनमें से मेजॉरिटी कैसे होगी, और इक्वल नंबर हैं अंडर सब क्लॉज 11 तो एक बंदा एक्स्ट्रा बेंच का हिस्सा बन सकता है ताकि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसे ख़त्म किया जा सके। और अगर मेंबर ऑफ बेंचेस इक्वली डिवाइडेड हैं तो वो बताएंगे कि उनमें से किस पे दोनों की जो इख्तलाफ है, और वो मसला फिर चेयरमैन के पास जाएगा और फिर चेयरमैन जो है वो मेजॉरिटी के साथ उसको डिस्कस करेगा और उसको फाइनल करेगा। ये थी बेसिक हमारे पास वर्किंग ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। नाउ वी मूव ऑन टू सेक्शन 131 विच प्रिस्क्राइब्स फॉर द अपील टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब इसके अंदर बताते हैं कि टैक्स पेयर और कमिश्नर ऑब्जेक्ट्स टू एन ऑर्डर पास बाय कमिश्नर अपील।
यहाँ पे आपने एक चीज नोट नोट करनी है कि कमिश्नर अपील्स के पास अपील लेके हमेशा टैक्स पेयर ही जाता है। जिसके खिलाफ फैसला आया होता है, असेसमेंट ऑर्डर आया होता है कमिश्नर का, वो ही जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल में टैक्स पेयर ही जाए। हो सकता है कि कमिश्नर अपील फैसला आपकी फेवर में दे दे, फिर जो कमिश्नर है जिसका फैसला रिवर्स हुआ है वो भी तो अपील में आ सकता है आपके खिलाफ, तो वो भी अपील कर सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल में। वो कमिश्नर कह सकता है कि कमिश्नर अपील्स ने जो है मेरा फैसला जो है वो रॉन्गली उसने उसको ओवरटर्न किया है। तो वो फिर जो है वो एग्रीव्ड पार्टी बन गया, तो लिहाजा वो फिर ये फोरम को जो है वो अप्रोच कर सकता है। तो इसी तरह अब आगे अगर आप देखें, इसका आगे एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर होता है। जैसे ही फॉर्मेट है कमिश्नर अपील्स का, उसी तरह इसका फॉर्मेट है। और इसके साथ जो है आप इसकी फ़ी लगाएंगे, जो फीस है इसकी। और जो इसकी जो लिमिटेशन है वो है 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कमिश्नर अपील। जो कमिश्नर अपील था उसका था कि आपने जो असेसमेंट ऑर्डर है उसके 30 दिन के अंदर करनी है। लेकिन जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसका है कि जो आपका फैसला आएगा कमिश्नर अपील का उसके 60 डेज के अंदर करनी है। और इसकी फीस है 2500 रुपीज़, और 10% और टैक्स असेस्ड इन केस ऑफ पर्सन। और अगर कंपनी है तो 2000, और कंपनी नहीं है तो 500। तो ये भी अभी फीस ज़्यादा हो गई है, ये प्रीवियस की फीस इस सेक्ट के अंदर मेंशन है। वो जब आप लेटेस्ट उसको वो देखेंगे, आपको इसका एसआरओ नोटिस आया होगा, तो वो नोटिस आप देख लेंगे तो उसमें भी अमेंड हुई होगी। आगे डिस्पोजल ऑफ अपील्स है बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल किस तरह अपील्स डिस्पोज ऑफ करता है, किस तरह इसको कंक्लूड करता है, वो प्रोसीजर हमारे पास आ जाता है। इसमें समझने वाली बात यह है कि डिस्पोजिंग ऑफ करने से पहले वो सारे पर्टिकुलर्स देखे जाएंगे जो रिक्वायर्ड होते हैं। जिस तरह हमने देखा कि पिछले फोरम में वो चीज़ें फॉलो हो रही थी, वैसे ही वो चीज़ें इधर भी इस फोरम में फॉलो होंगी। अब पहले जो है दोनों साइड्स को वैसे ही नोटिस जाएगा। उसके बाद अपॉर्चुनिटी दी जाएगी दोनों पार्टीज को सुनने की। उसके बाद कोई पार्टी अगर डिफॉल्ट कर जाती है तो फिर एक्स पार्टी भी प्रोसीड किया जा सकता है। अब एक्स पार्टी का मतलब ये होता है कि एक पार्टी मौजूद नहीं है लेकिन दूसरी पार्टी की एब्सेंस है, तो फिर भी आप जो है उसको प्रोसीड कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स वर्क। तो एक्स पार्टी भी उसके खिलाफ प्रोसीड किया जा सकता है। फिर जब असेसमेंट ऑर्डर की बात आनी है तब इनके पास भी जो है 4 नहीं 5 पावर्स हैं। पिछली जो 4 पावर्स मैंने आपको कमिश्नर के हवाले से बताई थी, वो 4 पावर्स तो इनके पास मौजूद ही हैं, जिसके अंदर ये पिछला ऑर्डर कंफर्म कर सकते हैं, उसको अमेंड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको एनल कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि आप नया ऑर्डर जारी करें। उसके अलावा एक और पावर है। ये पावर ये है कि ये जो है केस दोबारा रिमांड कर दें कमिश्नर को या कमिश्नर अपील्स को कि आप इंक्वायरी करें। सो दिस इज समथिंग न्यू, जो कि एक एडिशनल पावर है अंडर सबसेक्शन 3C। सो ये जो पावर है ये सिर्फ और सिर्फ एपलेट ट्रिब्यूनल के पास है। ये पावर जो है वो कमिश्नर अपील्स के पास मौजूद नहीं है। एपलेट ट्रिब्यूनल भी जो है वो असेसमेंट की अमाउंट को इंक्रीज नहीं कर सकता, ये रिफंड की अमाउंट को डिक्रीज नहीं कर सकता जब तक कि जो है टैक्स पेयर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ना दी जाए, उसको नोटिस ना किया जाए, शो कॉज नोटिस ना उसको इशू किया जाए। और जब अपील के मुताबिक जो चेंज होगा उस चेंज को जो है इन्होंने विद इन टाइम उसको अमेंड करना है ऑर्डर को। और अगर जो है वो डिसीजन आ जाता है, वो डिसीजन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फिर टैक्स पेयर को भी कम्युनिकेट करना है एंड देन टू द कमिश्नर एज वेल। सो अगर आप देखें समैरिली, जो प्रोसीजर कमिश्नर अपील्स का था ना फॉलो हो रहा, वही प्रोसीजर एज इट इज जो है वो हमारे पास एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू ATIR के लिए भी वही फॉलो हो रहा है। सो प्रोसीजर इज मोर और लेस द सेम। आगे अगर हम बात करें
हमारे पास जो अगला फॉरम आता है वो आता है रेफरेंस टू हाई कोर्ट। अब अंडर सेक्शन 133 रेफरेंस टू हाई कोर्ट जो है वो जाता है जब एपीलेट ट्रिब्यूनल 132 के तहत ऑर्डर दे देता है, तो जो है वो टैक्स पेयर या कमिश्नर बाय एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म दे रेफर क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग आउट ऑफ सच ऑर्डर। अब देखें जो रेफरेंस है इसमें सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ जाएगा, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है इसमें एंटरटेन नहीं होगा। और ये जो एप्लीकेशन है ये अपने 90 डेज में देनी है। अगर तो आपका कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, सिर्फ फैक्ट वाला इशू था, तो फिर आप अपील फाइल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ भी इन्वॉल्व है तो फिर आप अपील फाइल करेंगे और उसका लिमिटेशन पीरियड है 90 डेज। कमिश्नर अपील्स के पास जाना था 30 दिन के अंदर। जो अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू एटीआई आ रहा है उसके पास जाना था अपने 60 दिन के अंदर। फिर हाई कोर्ट के पास अपने रेफरेंस देना था 90 डेज के अंदर। सो ये हमारे पास तीन बेसिक डिफरेंट डिफरेंट लिमिटेशन पीरियड्स हैं। और अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल को लगता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो फिर वो जो रेफरेंस है वो हाई कोर्ट चला जाता है। फिर आगे हाई कोर्ट जो है उसको देखती है और उसको एंटरटेन करती है। और फिर आगे देखना होता है कि क्या आपके हक में फैसला आता है नहीं आता, और इसके अंदर जो टाइम बार्ड वाला इशू है बड़ा सीरियसली लिया जाता है। सब क्लॉज 9 कहती है कि if High Court is not satisfied that the statement in a case is sufficient to enable it to determine questions raised, court may refer the case back to appellate tribunal to make modification as the court directs। अच्छा, हाई कोर्ट ये भी कर सकती है कि हाई कोर्ट appellate ट्रिब्यूनल को केस वापस भेज दे। और दो काम कर सकती है। वापस भेज के कह सकती है कि डिनोवो प्रोसीडिंग्स चलाओ, यानी कि दोबारा से केस को सुनो, या कह सकती है इसमें चेंजेस करो। और हाईकोर्ट का रेफरेंस कौन सुनेगा? अंडर सब सेक्शन 10, नॉट लेस देन टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेफरेंस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 98 ऑफ सीपीसी शैल अप्लाई, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। सो हाई कोर्ट का जो रेफरेंस जाता है, टैक्स रेफरेंस, वो दो जजेस से कम जो है वो नहीं सुना जा सकता, तो डीबी जो है वो उसको सुनेगी। फिर हाईकोर्ट जो है रेफरेंस सुनने के बाद क्वेश्चंस ऑफ लॉ को इवैल्यूएट करेगी, डिटरमिन करेगी, उसको देखेगी, उसको जांचेगी कि क्या ये वेल फाउंडेड ग्राउंड्स हैं। और अगर तो है फिर हाईकोर्ट उस हिसाब से फैसला दे देगी, और फैसले में वो लिख सकती है कि जो एपलेट ट्रिब्यूनल है वो इस तरह जो है इसको अमेंड करे। जजमेंट की कॉपी वो जो है ट्रिब्यूनल को भी जाएगी और पार्टीज को भी मिलेगी। उसके बाद where reference related to an assessment tax due under assessment shall be payable in accordance with the assessment unless recovery of the tax has been stayed in high court। अच्छा, जो असेसमेंट के हवाले से रेफरेंस हुआ तो सिर्फ टैक्स असेसमेंट में बताया गया वो ही पे होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप जो चाहें उसको रिकवरी को स्टे कर दें, हाई कोर्ट ने अगर उसको स्टे कर दिया है, मिसाल के तौर पे अगर अभी आपने टैक्स नहीं अदा किया, आप उसकी रिकवरी हाई कोर्ट से स्टे करवा लेते हैं, तो वो एक डिफरेंट ऑल टुगेदर चीज हो जाती है। ये तभी हो सकता है व्हेन अ रेफरेंस रिलेट्स टू एन असेसमेंट एंड इन दैट केस द रिकवरी ऑफ टैक्स हैज बीन स्टेड। An application under subsection 1 by a person other than commissioner shall be accompanied by। अच्छा, अब इसमें जो कमिश्नर हजरात जो हैं अगर वो अपील करते हैं तो उन्हें कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो खुद सरकारी अफसर हैं, वो सरकार की तरफ से पेश हो रहे हैं और सरकार की तरफ से लीड कर रहे हैं। तो लिहाजा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्हें कोई कोर्ट फीस नहीं देनी, ये सिर्फ टैक्स पेयर ने देनी है। आगे जो सेक्शन 134 है वो डील करता है अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। सब क्लॉज 1 कहती है, an appeal shall lie to Supreme Court from any judgment of High Court delivered on reference made or question of law framed under section 133 in any case where High Court certifies to be fit one for appeal to Supreme Court। अब हाई कोर्ट कोई फैसला देती है और आप अपील फाइल करनी है, और उसमें हाई कोर्ट बताएगी कि क्या जानी चाहिए इसकी अपील के नहीं। और सीपीसी का मैंने जैसे आपको बताया कि उसके प्रिंसिपल्स और वो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो होते हैं, तो लिहाजा सीपीसी के जो सारे प्रोविजंस है रिगार्डिंग द अपील ऑफ डिक्रीज फ्रॉम हाई कोर्ट, वो सेम प्रोसीजर या प्रिंसिपल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी फॉलो होंगे। When judgment of High Court is varied or reversed in appeal under section, effect shall be given to order of Supreme Court in manner provided in subsection 10।
अगर हाई कोर्ट से फैसला सुप्रीम कोर्ट रिवर्स देती है, सुप्रीम कोर्ट उसको है वो मॉडिफाई कर देती है, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि जो 30 लाख आपकी बनती है लाइबिलिटी, हाई कोर्ट कहता है कि जी 30 लाख नहीं 40 लाख बनती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 25 लाख बनती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और उसके हवाले से जो लॉ पॉइंट भी सुप्रीम कोर्ट ने बात कर दी है, वो फाइनल है, वो कहीं चैलेंज भी नहीं हो सकती। और वो हाई कोर्ट की फिर उसके जो फैसला है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। आगे हम बात करें बर्डन ऑफ प्रूफ की, सेक्शन 136 वो बताता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है और केस का फैसला किस बेस पे होगा। इट स्टेट्स दैट इन एनी अपील under this part, the burden shall be on taxpayer to prove on the balance of probabilities. Number one, in case of assessment order, the extent to which order does not correctly reflect the taxpayer liability for the tax year, or number two, in case of any other decision, the decision is erroneous. So ये जो burden of proof है, ये दो यहाँ पे requirements हैं। वो ये कि अगर तो टैक्स पेयर है, बर्डन ऑफ प्रूफ टैक्स पेयर पे ही है, और वो दो जो है वो दो एलिमेंट्स पे बेस करता है। अगर तो आपका कोई असेसमेंट ऑर्डर है, बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है कि आपने बताना है कि आपकी लाइबिलिटी कम बनती है या ज्यादा बनती है। और अगर कोई और मैटर है उस पर भी आपने बताना है कि ये गलत है, या ये जो है ये ऐसे एज पर द लॉ नहीं है। मिसाल के तौर पे, अगर आपको जो है वो कहते हैं कि आपने 15 लाख टैक्स देना है, आप कहते हैं मेरा 15 लाख नहीं बनता, क्योंकि जो लॉ की जो एग्जेम्पशन है ये लगती है, तो मेरा टैक्स बनता है 10 लाख। तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है, आपने उस लॉ को साइट करना है, आपने रेलिवेंट एविडेंस देना है, आपने प्रूफ करना है। ये जिम्मेदारी जो है ये कमिश्नर की नहीं है कि वो प्रूफ करे। सो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू, यू हैव टू प्रूव कि ये चीजें जो हैं ये इस तरह से हैं। सो लिहाजा टैक्स मैटर्स बड़े जो हैं वो टेक्निकल होते हैं, और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो टैक्स पेयर पे बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपने प्रूफ करना है कि आपका स्टांस जो है ये जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। सो ये हमारा आज का सेशन था जिसमें हमने देखा मुख्तलिफ प्रोसीजर्स को अपील के हवाले से। हमने देखा कि अपील जो है पहले कमिश्नर अपील्स के पास जाती है, उसमें फैक्ट्स और लॉ दोनों डिस्कस होते हैं। देन जो अगला फोरम है हमारे पास, वो फोरम है हमारे पास एपलेट ट्रिब्यूनल का। उसके बाद जो है हमारे पास फोरम है हाई कोर्ट का, फिर सुप्रीम कोर्ट का। सो बेसिकली ये चार मेजर फोरम्स हैं हमारे पास। अब उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि असेसमेंट ऑर्डर्स क्या होते हैं। अब हम असेसमेंट ऑर्डर्स के बाद ऑर्डर्स की जो है असेसमेंट कैसे होती है, फिर उसकी अमेंडमेंट कैसे होती है, ये सारा जो तरीक़ाकार है ये आपको दिया गया है सेक्शन 120 से ऑनवर्ड्स। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपकी प्रोविजनल असेसमेंट भी की जाती है। मिसाल के तौर पे जो डाटा अवेलेबल होता है ना उस पर भी असेसमेंट की जा सकती है। और जो 124 ए है उसके तहत टैक्स अथॉरिटीज अपने ही ऑर्डर्स को मॉडिफाई कर सकती हैं। हो सकता है ना कि उनको लगे कि आपका जो है उन्होंने गलत जो है वो फैसला दिया है, या अगर आपका जो हाई कोर्ट ने आपके फेवर में फैसला दे दिया है तो उसको देखते हुए वो अमेंड कर सकती हैं। सो जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनके पास मुख्तलिफ पावर्स भी हैं। पहली पावर तो ये है कि वो असेसमेंट ऑर्डर जारी कर सकते हैं। दूसरी पावर है कि आपको डिफरेंट पेनल्टीज या दूसरे जो ऑर्डर्स हैं वो जारी कर सकते हैं जो कि डिफरेंट सेक्शंस के तहत हैं। फिर वो इन पावर्स का वो जो ये ऑर्डर्स हैं उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अंडर 124 ए। इसी तरह अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो उसकी भी असेसमेंट हो सकती है, और उसके लिए सर्टेन अदर प्री रेक्विजिट्स हैं। फिर असेसमेंट का भी एक पर्टिकुलर एविडेंस होता है, उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड होता है, हिस्ट्री होती है। सो असेसमेंट इटसेल्फ होना और उसके बाद उसकी अमेंडमेंट होना ये डिफरेंट मामलात हैं। अब इसीलिए एडवाइजेबल होता है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न खुद फाइल करें ताकि कमिश्नर को असेसमेंट की नौबत ना आए। अक्सर लिटिगेशन होती इस वजह से है कि लोग अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते। कमिश्नर को पता लगता है कि जी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आप एफपीआर के आप रेडार में आते हैं,
तो फिर आपको जो है वो नोटिस आ जाता है कि इतने पैसे आपके पास आए कहाँ से हैं, ज़रा बताएं। तो फिर आपको मसला होता है। तो लिहाजा बेहतर ये आप अपनी जो है वो रिटर्न फाइल करें, और ताकि आप इस तरह की लिटिगेशन से बच सकें। और ये जो सारे जो ऑर्डर्स हैं वो कौन कौन से ऑर्डर्स हैं, मैं दोबारा आपके साथ इधर चैट में भी लिख देता हूँ। सेक्शन 127 की जो सब सेक्शन 1 है उसमें भी इसको बड़ा डिटेल से बताया गया है कि ये सारे ऑर्डर्स हैं जिनके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। ये था आज की जनरल डिस्कशन। अभी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप वो चाहे कमेंट्स में पूछ लें इधर चैट में, और या वैसे आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। साथ साथ मैं ऐड करता जाऊं कि ये जो एपलेट ट्रिब्यूनल है, अ, आज का टॉपिक समर देखें अनस, आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लेंथी था, मैं समराइज ही कर रहा हूँ। तो मैं आपको अपील के प्रोसीजर का मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता देता हूँ दोबारा। हमारे पास अपील के चार प्रोसीजर्स हैं, चार फोरम्स हैं। पहला है कमिश्नर अपील, उसके बाद है एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू ATIR, फिर है हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। पहले आप केस लेके जाएंगे कमिश्नर अपील के पास, पार्टियों को नोटिस देगा, प्रोसीडिंग चलेंगी, फैसला होगा। फैसला आपके फेवर में है, वेल एंड गुड। फेवर में नहीं है, आप फिर अपील फाइल करते हैं एपलेट ट्रिब्यूनल। उसमें क्या होता है, फैसला आपकी फेवर में आता है तो ठीक है, नहीं आता और अगर वो इशू है रिलेटेड टू क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो फिर आप फाइल कर सकते हैं रेफरेंस टू हाई कोर्ट। तो ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाली रेमेडीज है ना, ये तभी आप अवेल कर सकते हैं जब क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो। अगर इफ देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लॉ, देन यू कैन नॉट अप्रोच द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो हाई कोर्ट के पास चले जाएं, हाई कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया, आप सुप्रीम कोर्ट के अपील फाइल कर दें। अगर आपके फेवर में फैसला दे दिया तो दूसरी पार्टी चली जाएगी अपील में। इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो अ, कोशिश ये करनी चाहिए कि असेसमेंट ऑर्डर जो है उसको अगर आपने चैलेंज किया है तो आपके पास एविडेंस वगैरह प्रॉपर हो, आपने हर फोरम पे एविडेंस को शो किया हो ताकि जो आपकी केस की हिस्ट्री है वो ख़राब ना हो। अदरवाइज़ अगर आप बाकी फोरम्स पे भी अपील करने जाएंगे तो उससे आपको कुछ खास फ़ायदा होगा नहीं। सो ये थी आज की थोड़ी सी शॉर्ट समरी। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है किसी अपील के फोरम के हवाले से तो पूछ सकता है। अच्छा, ये जो लिमिटेशन पीरियड है आपको इसको भी फॉलो करना चाहिए। जो लिमिटेशन पीरियड बताया कि आपने उससे कोशिश करें उसमें ही केस फाइल कर दें, क्योंकि अगर आपका टाइम बार्ड होता है तो इट इज़ द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट कि वो आपके हक में फैसला दे या ना दे कि आपका केस अलाउ हो जाए, वरना फिर वो आप केस ही नहीं फाइल कर सकते। तो लिहाजा कमिश्नर अपील के लिए 30 डेज हमारे पास होते हैं। तो आप कोशिश करें 30 दिन के अंदर आप उनके पास चले जाएं। इसी तरह जो है वो ATIR के लिए 60 डेज होते हैं, आप कोशिश करें 60 डेज में उनके पास अप्रोच करें। इसी तरह हाई कोर्ट के रेफरेंस के लिए 90 डेज होते हैं, तो आप उसके अंदर ही रहते हुए आप उसको प्रोसीड विद करें। और दूसरी चीज़ ये कि आपको अपना टैक्स पे करना होता है, उसके बाद आप केस फाइल कर सकते हैं। तो लिहाजा आपको पहले टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर पेनल्टी भी, उसके बाद आप केस फाइल कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसमें एप्लीकेशन स्टे की दे सकते हैं, या जब आपके फेवर में फैसला आ जाए फिर आपको पैसे रिफंड भी हो जाएंगे। तो लिहाजा आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे या रिफंड नहीं होगा। रिफंड हो जाता है वो, लेकिन आपने पेमेंट गवर्नमेंट को ज़रूर करनी, क्योंकि फैसला आपके खिलाफ आया हुआ है। और जब तक आपके खिलाफ जो फैसला है वो रिवर्स नहीं होता, चेंज नहीं होता, तब तक यही तसव्वुर किया जाएगा कि वही फैसला इन फील्ड है और उसे ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो इस तरह से जो डिसीजंस हैं इन अथॉरिटीज़ के वो वर्क करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद है आप लोगों को जो है वो
थोड़ी बहुत अपील के प्रोसीजर की समझ लग गई होगी कि कौन से फोरम है, किस तरह अपील होती है, फॉर्मेट क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, असेसमेंट ऑर्डर क्या होता है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं फर्स्ट टाइम समझना मुश्किल हैं। तो आप उससे यही है रिक्वेस्ट कि आप लोग एक बार ये सेक्शंस भी पढ़ लीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपको जो है बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगी चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।